जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन और भी आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक हॉर्स एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? इसमें हमारा सबसे पहला जो एमसीक्यू में पहला हमारा ऑप्शन है वो है 748 वाट, दूसरा 756, तीसरा 746 और चौथा इसमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग बताइए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा, कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। हॉर्स पावर है जो हॉर्स पावर है जो किसकी इकाई है? तो हॉर्स पावर है जो शक्ति की एक इकाई है। शक्ति की इकाई है। शक्ति की इकाई है जो क्या है? हॉर्स पावर है। और एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं वाट? तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। 746 वाट होते हैं। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन, यानी एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि इस्पात या कि आयरन की वस्तु पर जिंक की पतली परत का लेपन को क्या कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कलई करना, दूसरा ऑप्शन है यसद लेपन, तीसरा ऑप्शन विद्युत लेपन, चौथा तत्व निमंजन। कौन सा होगा दोस्त? आप लोग कमेंट कीजिए। तो लोहे और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहा जाता है। जिंक की जो ऊपर से एक लेयर चढ़ाई जाती है, ऊपर से एक लेयर चढ़ाई जाती है लोहा और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए। लोहा और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए जिंक की एक लेयर चढ़ाई जाती है, उसको यसद लेपन कहा जाता है। यसद लेपन कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है? भारत का उद्यान शहर के रूप में किसको जाना जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा तिरुवनंतपुरम, दूसरा है मंगलुरु, तीसरा बंगलुरु और चौथा ऑप्शन है हमारा शिमला। आप लोग बताइए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो भारत के उद्यान के शहर के रूप में बेंगलुरु को जाना जाता है। बेंगलुरु को जाना जाता है। और बेंगलुरु के कुछ अन्य नाम भी हैं दोस्त। अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो अन्य नाम है जो इस प्रकार है। इलेक इलेक्ट्रॉनिक 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 सिटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। एक सिलिकॉन वैली आता है, एक सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली या फिर सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है, वो भी बेंगलुरु को कहा जाता है। एक साइंस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, एक साइंस सिटी कहा जाता है। साइंस सिटी साइंस सिटी ऑफ इंडिया साइंस सिटी ऑफ इंडिया वो किसको कहते हैं? तो साइंस सिटी ऑफ इंडिया भी हम लोग बेंगलुरु को ही कहते हैं। तो अब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। इनमें से 4 रचना दी गई है, जिनमें से रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना नहीं है उनको हमें बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन होगा कुरुक्षेत्र, दूसरा है रेणुका, तीसरा हुंकार और चौथा जानकी मंगल। आप लोग बताइए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। जो कुरुक्षेत्र है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रेणुका है जो भी रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। ओंकार है वो भी रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। लेकिन जो जानकी मंगल है वो गोस्वामी तुलसी जी की रचना है। गोस्वामी तुलसी जी की रचना है। गोस्वामी तुलसी जी की रचना है। इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा दोस्त? इसीलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा का पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? जो लोकसभा का पद धारण करते हैं उनकी कम से कम आयु क्या होनी चाहिए, जिसमें वो लोकसभा का पद धारण कर सकें? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 21 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है हमारा 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है हमारा 18 वर्ष और चौथा ऑप्शन है हमारा 30 वर्ष।
आप लोग बताइए दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आने की पूरी से पूरी संभावना है, तो आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिए। तो लोकसभा का पद धारण करने के लिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनकी न्यूनतम उम्र कम से कम 25 साल होना बहुत ही जरूरी है। 25 साल की उम्र में ही वो लोकसभा का पद धारण कर सकते हैं। 25 साल से ऊपर होना ही चाहिए उनका उम्र, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इस प्रकार है, महात्मा गांधी ने गैस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। महात्मा गांधी ने कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो हमारा पहला ऑप्शन है स्थानीय व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीकृत, तीसरा ऑप्शन है ग्लोबल और चौथा है विकेंद्रीकृत। बताइए दोस्त कि महात्मा गांधी ने कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो महात्मा गांधी ने जो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है उनकी वकालत की थी, विकेंद्रीकृत, तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? यानी बहुत ही पुराना और पूरा प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का मेला है जो कहाँ लगता है? पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन हमारा अपना बिहार और चौथा अपना ऑप्शन है राजस्थान। आप लोग बताइए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर क्या होना चाहिए? हरियर क्षेत्र मेला को और क्या नाम दे सकते हैं? तो हरिहर क्षेत्र मेला को हम लोग सोनपुर मेला भी कह देते हैं, सोनपुर मेला भी कह देते हैं, छत्तर मेला भी कह देते हैं, छत्तर मेला भी कह देते हैं। और ये जो सोनपुर मेला है वो कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेला है जो बिहार में लगता है, बिहार में लगता है। और बिहार में भी कहाँ लगता है? तो सोनपुर नामक कस्बे में लगता है, सोनपुर नामक कस्बे में लगता है, सोनपुर में लगता है। तो इसका उत्तर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? पहला ऑप्शन है हमारा 5वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है हमारा 10वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है हमारा चौथी अनुसूची, चौथा ऑप्शन है हमारा 6ठी अनुसूची। आप लोग बताइए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा? तो भारत के संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची, 6वीं अनुसूची, उसी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होना चाहिए दोस्त? तो इसका उत्तर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 6ठी अनुसूची में प्रावधान दिया गया है, वर्णित किया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? यानी महादेवी वर्मा की ऐसी कौन सी रचना है जिनके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा निहार, दूसरा ऑप्शन है हमारा रसिम, तीसरा ऑप्शन है हमारा यामा और चौथा ऑप्शन है हमारा अग्नि रेखा। आप लोग बताइए दोस्त कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को उनकी यामा, एक यामा रचना किए थे उन्होंने, यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था महादेवी वर्मा को? तो 1982 ईस्वी में यामा का जब लेखन पूरा हो गया था तो उनके लिए 1982 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन है जो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? हमारा पहला ऑप्शन है मैसूर जो कि कर्नाटक में है, दूसरा ऑप्शन है दरभंगा जो कि हमारा बिहार में है, तीसरा ऑप्शन है हमारा होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है और चौथा ऑप्शन है हमारा थाने जो कि महाराष्ट्र में है। आप लोग बताइए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए? तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से हुई थी। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। जो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन है उनकी शुरुआत है जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी। कब हुई थी दोस्त? तो ये 1977 ईस्वी में शुरू हुई थी, शुरू हुई थी।
शुरू हुई थी। इसीलिए इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? बिहार में सबसे पहला कौन सा विदेशी यात्री आया था बिहार में? पहला ऑप्शन है हमारा हैंसंग, दूसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज, तीसरा ऑप्शन है इत्संग और चौथा है फहान। उम्मीद से ये वाला सवाल है जो सभी विद्यार्थियों का सही होना चाहिए, सभी मेरे भाई बहनों का सही होना चाहिए, स्पेशली जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनका तो बिल्कुल खास करके सही होना चाहिए दोस्त। बिहार में आने वाला सबसे प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो बिहार में सबसे पहले मेगास्थनीज आया था। इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? जो हम लोग खाने के थ्रू प्रोटीन लेते हैं उनका पाचन हमारे शरीर में किस अंग में प्रारंभ होता है, यानी किस अंग में शुरू होता है? हमारा पहला ऑप्शन है अमाशय में, दूसरा ऑप्शन है यकृत में, तीसरा ऑप्शन है मुंह में और चौथा ऑप्शन है छोटी आंत में। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन है जो अमाशय और ग्रहणी में शुरू होता है। अमाशय में, अमाशय में और ग्रहणी में, अमाशय और ग्रहणी, और ग्रहणी में शुरू होता है। तो ग्रहणी तो यहाँ पर है नहीं, तो अमाशय है, तो इसीलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमाशय, अमाशय में होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? कौन सा ऐसा जीव है जिसका रक्त बिल्कुल सफेद होता है, व्हाइट होता है? पहला ऑप्शन है हमारा छिपकली, दूसरा ऑप्शन है हमारा घरेलू खटमल, जो घर में खटमल पाए जाते हैं उनका, तीसरा ऑप्शन है तिलचट्टा और चौथा ऑप्शन है मच्छर, और चौथा ऑप्शन है हमारा मच्छर। तो इनमें से किसका रक्त है सफेद होता है? तो तिलचट्टा का रक्त होता है जो सफेद होता है। इसीलिए ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा दोस्त। तिलचट्टा का रक्त होता है जो बिल्कुल व्हाइट होता है, सफेद होता है, सफेद होता है, सफेद होता है। और किसका खून का रंग होता है जो नीला होता है दोस्त? आप लोग बताइए कि किसका खून है जो नीला होता है, किसका रक्त होता है जो नीला होता है, किसका रक्त नीला होता है? तो ऑक्टोपस का रक्त होता है जो नीला होता है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का रक्त होता है जो नीला होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी किसको हम लोग कहते हैं? मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं? जो कीड़ों का अध्ययन करता है उसको कहते हैं, या फिर जीव और परिवर्तन पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन करता है उनको कहते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा जीव की आकृति और उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं, या फिर मानव विकास का अध्ययन को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। कमेंट कीजिए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर जीव की आकृति और उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो इसीलिए हमारा सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा दोस्त। उम्मीद से आपका भी सही होगा जवाब। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर भी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? यानी कौन सदन है जिनमें बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर भी अगर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ सकता है या पड़ेगा? पहला ऑप्शन है हमारा राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है हमारा लोकसभा और तीसरा ऑप्शन है दोनों सदनों के अलग अलग से, या फिर चौथा ऑप्शन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। आप लोग बताइए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा? तो जो अविश्वास प्रस्ताव है एक संसदीय प्रस्ताव है और इसको लोकसभा में पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जाता है। इसीलिए इसका उत्तर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त, इसका उत्तर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और लोकसभा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? भारत में जो शुरू की गई है स्वाभिमान योजना वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है हमारा ग्रामीण बैंक से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन हमारा ग्रामीण महिला अधिकारों से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन हमारा ग्रामीण वृद्ध जनों की देखभाल से संबंधित है, या फिर चौथा ऑप्शन है ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा? तो भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना है उसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को लाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंकिंग सेवा है
उसको लाना था। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग को लाना था। और इसको लॉन्च कब किया गया था? स्वाभिमान योजना को लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च कब किया गया था? तो लॉन्च किया गया था 10 फरवरी, 10 फरवरी 2011 को लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा दोस्त, 10 फरवरी 2011 को लॉन्च किया गया था। और किस लिए लॉन्च किया गया था? तो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग विकास को लेकर के लॉन्च किया गया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? यानी सल्तनत के कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने सबसे पहले अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया, यानी किसी दूसरी जगह से दिल्ली में लाया अपनी राजधानी को? तो ऐसा कौन सा सल्तनत शासक है, कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा आराम शाह, दूसरा ऑप्शन है हमारा बलवान, और तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, और चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा? तो सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तान में से सर्वप्रथम अपनी दिल्ली को कौन लाया था? तो इल्तुतमिश लाया था दोस्त, इल्तुतमिश लाया था। इल्तुतमिश कहाँ से लाया था? तो लाहौर से अपनी राजधानी को कहाँ लाया था? तो लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली लाया था। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, इल्तुतमिश होगा दोस्त। उन्होंने ही अपनी राजधानी लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली लाया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि रॉकेट है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है हमारा संवेग संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है हमारा बर्नौली प्रमेय, तीसरा ऑप्शन है हमारा ऊर्जा संरक्षण, और चौथा ऑप्शन है हमारा एवो एवोगाद्रो परिकल्पना। तो इसका उत्तर बताइए दोस्त क्या होगा? तो रॉकेट है जो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट है जो संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। और इसका उत्तर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। संवेग संरक्षण पर काम करता है रॉकेट। संवेग संरक्षण पर काम करता है रॉकेट। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग है जो सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन है हमारा स्वान ने किया था, दूसरा ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट हुक ने किया था, तीसरा ऑप्शन है हमारा अरस्तू, और चौथा ऑप्शन है हमारा स्लाइडेन। अब इनमें बताना है कि कोशिका शब्द का प्रयोग है जो सबसे पहले किसने किया था। तो कोशिका शब्द का प्रयोग है जो सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक, अंग्रेज साइंटिस्ट थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक थे। उन्होंने ही सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था प्रयोग? तो कोशिका शब्द का प्रयोग है जो 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में किया था। सबसे पहला प्रयोग किया था 1665 ईस्वी में। अंग्रेज साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन है हंस, दूसरा ऑप्शन है कोयल, और तीसरा ऑप्शन है हमारा गुरैया, और चौथा ऑप्शन है हमारा सारस। बताइए तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो गुरैया है दोस्त। बिहार का राजकीय पक्षी है वो गुरैया है। इसलिए हमारा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? मतलब कौन से ऐसे वैदिक देवता हैं जिनको उनका पुरोहित माना जाता है? पुरोहित माना जाता है। बताइए दोस्त कौन से ऐसे देवता हैं जिनको पुरोहित माना जाता है? और सबसे पहला ऑप्शन है अग्नि, दूसरा ऑप्शन है धौंस, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति जी को, और चौथा इंद्र जी को। आप लोग बताइए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए? तो बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। बृहस्पति जी को ये जो वैदिक देवताओं हैं उनका पुरोहित माना जाता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से
भारत के राष्ट्रपतियों में कौन सा दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? यानी भारत में जितने भी अभी तक राष्ट्रपति हैं उनमें किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? किनको जाना जाता है? तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है हमारा डॉक्टर राधा कृष्णन, तीसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन और चौथा ऑप्शन है हमारा डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी। अब आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में जाता है। इसीलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा दोस्त। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं वो 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे यानी सेकंड राष्ट्रपति पर काम किए हैं, सेकंड राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, सेकंड राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं, रूप में काम किए हैं 5 साल काम किया 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। और जो 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं, फर्स्ट उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो राधा कृष्णन जी के बारे में हमने थोड़ी डिटेल देखे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की? यानी कौन सा ऐसा बैंक है जिसने सबसे पहले चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। अगला है समाधान बैंक, तीसरा है हमारा एक्सिस बैंक और चौथा है एचडीएफसी बैंक। बताइए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। तो निजी बैंकों में से किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा स्थापित की है? तो एक्सिस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा स्थापित की है। इसका उत्तर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। आपका उत्तर क्या था आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? यानी कपास की खेती करने के लिए हमको सबसे उपयुक्त यानी सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी है? पहला ऑप्शन है हमारा रेगुर मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है हमारा लेटेराइट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है हमारा जलोढ़ मिट्टी और चौथा ऑप्शन है हमारा लाल मिट्टी। कपास की खेती करने के लिए सर्वाधिक बढ़िया मिट्टी कौन सी है? आप लोग कमेंट कीजिए दोस्त। तो कपास की खेती के लिए जो रेगुर मिट्टी है सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये रेगुर मिट्टी है, रेगुर मिट्टी वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है। रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। और रेगुर मिट्टी को और कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी अधिक समय तक नमी रखती है। काली मिट्टी है जो अधिक समय तक नमी रखती है, अधिक समय तक नमी रखती है, अधिक समय तक नमी रखती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा भी अधिक होती है। जो ह्यूमस होते हैं उनकी मात्रा भी सबसे अधिक होती है, ह्यूमस की मात्रा भी सबसे अधिक होती है काली मिट्टी में। तो इसलिए इसका उत्तर ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंगल महल, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? यानी जंगल महल क्षेत्र कहते हैं जिनको, वो कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है हमारा पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है हमारा झारखंड और तीसरा ऑप्शन है हमारा असम और चौथा ऑप्शन है हमारा बिहार। बताइए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। उम्मीद से शायद हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्त, इसलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। जो जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसलिए इसका उत्तर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि आप लोग का कितना सही हुआ है। इसलिए आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है दोस्त। मिलते हैं कल की क्लास।